I want to introduce CS Sandeep Rajvar sir. He is a CS with the experience of 4 year, more than 4 year, and he is practicing company secretary as well as LLB graduate, and not LLB graduate. Also, he is LLM professional. Means he is master in law. So basically, he is in the field of ROC filing, compliances of all MCA compliances. So अगर जिन बच्चों का CS cleared हो चुका है, or whether who are thinking to start their MTs, whether after exam or like they want to join immediately. So he is here to guide you कैसे आप MT ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे इंडस्ट्री ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं, like कैसे बड़े लिस्टेड कंपनी में अप्रोच कर सकते हैं, कैसे आप मतलब अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, और वेदर अगर मान लेते हैं कि जो लोग प्रोफेशनल में है और एग्जाम दिए नेगेटिव है, बट दे आर ऑल्सो विलिंग कि नहीं मेरे को ज्वाइन करना है एमटी, सो ही इज हेयर टू गाइड यू। तो मतलब जो संदीप भैया है यहाँ पे, वो आपको गाइड करेंगे कैसे आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो, कैसे आप अच्छे फॉर्म को सेलेक्ट कर सकते हो, कैसे आप अच्छे कंपनीज को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ओवर टू यू सर। यस सर, यू आर ऑडिबल। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। एंड अभी सबसे पहले तो जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका भी एग्जीक्यूटिव निकल गया है या फिर आप फाइनल में हो। नाउ द क्वेश्चन इज, मेरा प्रैक्टिकल सेशन है जिसमें मेरे को प्रैक्टिकल चीज बतानी है कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं, राइट। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आप ये बताओ, आपको ट्रेडिंग, आपका अगर एग्जीक्यूटिव अभी क्वालिफाई हुआ है तो क्या आपको अभी ट्रेडिंग करना चाहिए? अब देखो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कुछ स्टूडेंट इसको मैनेज कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। अगर आप अपना ट्रेडिंग कंप्लीट कर ले, तो सपोज आपकी ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाती है बट आपका फाइनल क्लियर नहीं होता है, तो अब आप ट्रेडिंग कंप्लीट करने के बाद जो हॉरिबल सिचुएशन आता है, अब आपको पेड अप खोजना पड़ेगा, मेरे को जॉब चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक 6 महीने, साल या जो भी 2 साल तक आपने जॉब किया हुआ है कहीं ट्रेडिंग के रूप में। अब इस टेन्योर के बाद आपको चाहिए होगा जॉब, क्योंकि आप घर में फिर नहीं बैठ पाओगे, राइट। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है। तो एक बार जब आप मन बना लो कि अब मैं ट्रेडिंग में जाऊंगा, ठीक है, तो फिर देखो वापस का कोई रास्ता नहीं होता है, सच बता रहा हूँ। फिर आप ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, आप या तो अपना क्वालिफिकेशन का सीएस डिग्री लेते हो हाथ में, या तो आप कहीं पेडअप खोजते हो। उस वक्त जो असली मेंटल टॉर्चर स्टार्ट होता है, क्योंकि घर वाले बोलते हैं कि भाई अब तू कमा भी नहीं रहा है, अब तेरा क्वालिफिकेशन पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तब वो ना एक्चुअल टॉर्चर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले रिलैक्स होकर अपना जो भी प्लान लेना है, 2 साल बाद का प्लान लेना है, नॉट फॉर दिस क्या बोलते हैं 6 महीने के बाद क्या करना है, 1 साल के बाद। सीएस जो प्रोफेशनल एग्जाम है, सीएस जो भी आप प्रोफेशनल कोई भी एग्जाम पकड़ लो, आपको लॉन्ग टर्म वैल्यू, लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा। आप अपना जो भी प्लान बनाओ, 2 साल बाद का प्लान बनाओ कि मेरे को, अगर मैं ट्रेनिंग आज स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, जॉब आज सपोज कहीं भी एमटी पकड़ लेता हूँ, तो उस सिचुएशन में मेरे को 2 साल बाद मेरा मेरा पढ़ाई का क्या स्टेटस है, क्या हम रिवीजन, जैसा विकास ने बहुत सारे क्वेश्चन आपको फ्रेम करवाए हैं कि क्या आपकी मतलब आपका रिवीजन 3 बार हो चुका है, वो 3-4 पॉइंट बोले थे, क्या वो सारा चीज अगर आपका कवर हो रहा है, देन यस यू शुड ज्वाइन योर ट्रेनिंग। बिकॉज प्रोफेशन क्लियर करने के बाद अगर ट्रेनिंग क्लियर नहीं होता है, तो आपको फिर बैठ के ट्रेनिंग क्लियर करना पड़ेगा, राइट। तो इससे बेहतर है आप फर्स्ट अटेम्प्ट, हो सके आपका अगर पढ़ाई नहीं हुआ है तो फर्स्ट अटेम्प्ट तक आप वेट कर लो कि मेरा एक बार पढ़ाई समझ लूं, कितना टॉपिक है क्या नहीं है। फर्स्ट, अगर अभी अभी भी जस्ट एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ है, तो फर्स्ट आप ये प्लान करो कि मेरा पूरा का पूरा एक बार सिलेबस कवर हो जाए, फर्स्ट टाइम जस्ट पढ़ाई हो जाए, उसका शेड्यूल बना लो क्या क्या है क्या क्या नहीं है। देन आप अपना जॉब स्टार्ट करो, अपना ट्रेनिंग जहां भी स्टार्ट करना आप अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करो। उससे क्या होगा, आपके पास ऑलरेडी एक रेडी रिकॉर्ड डेटा है जिसको आपको रिवाइज करना है, जिसको आपको पढ़ना है। फ्रेश लेकर दिमाग, मतलब फ्रेश फ्रेश अचानक से नया नया टॉपिक जब बुक घुसेगा ना, कि फर्स्ट ग्रुप मैंने पढ़ लिया, सेकंड ग्रुप का कुछ पता ही नहीं है, सेकंड ग्रुप जब देख रहा हूँ तो अब मैं ट्रेनिंग करूँ या यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करूँ, ठीक है, तो वो प्रेशर मैनेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे को अगर ट्रेनिंग करना है तो कहाँ ट्रेनिंग करना चाहिए, कंपनी में करना चाहिए, पीएसयू अवेलेबल है और इसके अलावा प्रैक्टिसिंग फॉर्म्स अवेलेबल है। देखो डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट क्या है। पहला जो सबसे बड़ा मिथ है, अगर आप ट्रेनिंग में अगर प्रैक्टिसिंग यूनिट में हो तो कंपनी में स्विच नहीं कर सकते जॉब में, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कहीं भी हो, अगर आप प्रैक्टिसिंग फॉर्म में हो, आपको जॉब कंपनी में मिल सकता है, कंपनी में हो आप प्रैक्टिसिंग फॉर्म बाद में ज्वाइन कर सकते हो, तो कोई भी स्विच का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कि सर मेरे को कहाँ ज्वाइन करना चाहिए, प्रैक्टिसिंग यूनिट, कंपनी या फिर पीएसयू।
देखो पीएसयू अपने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, मतलब बहुत कम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो मैं उसको फिलहाल के लिए साइड करता हूँ। या तो प्रैक्टिसिंग फॉर्म या तो मेरे पास कंपनी का ऑप्शन है। दोनों में अपना अपना लेवल का इंफॉर्मेशन है, अपना अपना लेवल का नॉलेज मिलता है। कंपनी, जो कंपनी लिस्टिंग वगैरह के लिए जा रही है, ठीक है, उन कंपनियों में कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा नॉलेज आपको मिलता है। जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, वेल सेटल्ड है, वेल एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, उन कंपनियों में स्ट्रक्चर्ड वाइज काम होता है कि ये पर्सन ये काम करेगा, ये पर्सन ये काम करेगा, ये पर्सन ये काम करेगा, राइट। तो अगर आप कंपनी चूज करते हो तो आपको एक सिस्टमेटिक, आपको सिर्फ वो एक प्रॉपर बॉर्डर के अंदर काम मिलता है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिसिंग फर्म चूज करते हो तो ऐसा भी नहीं है कि प्रैक्टिसिंग फर्म में आपको सब कुछ सिखाएगा, 100% नॉलेज देगा, बिल्कुल नहीं। वहां पे भी डिपेंड करता है आप कितना चीज वहां पे कलेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिसिंग यूनिट बहुत टाइम तक आपको बेसिक वर्ड ड्राफ्ट में फंसा सकते हैं, ये ड्राफ्ट कर दो, बोर्ड रेशो बनाते रहो, मिनट्स बनाते रहो, इसमें फंसा के रख सकते हैं। तो कभी भी फर्म चूज कर, मतलब जॉब कंपनी चूज करनी है या फर्म चूज करना है, अपने आप से पूछो आपको क्या चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, डेडिकेटेड है टुवर्ड, मतलब अपने जॉब को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर बहुत डेडिकेटेड पर्सन हो, ठीक है, जो आप बहुत सारा प्रेशर एक साथ मैनेज कर पाते हो, आपको दो चार चीज एक साथ दे दी जाए तो आप मैनेज कर सकते हो, देन आप प्रैक्टिसिंग फॉर्म ज्वाइन कर पाओगे। थोड़ा प्रेशरफुल सिचुएशन में आपको रहना पड़ता है वहां पे, ठीक है। आपको सीखने थोड़ा ज्यादा मिलता है ऑब्वियसली, बट आपको थोड़ा प्रेशर ज्यादा मिलता है, ठीक है। अगर आप प्रेशर मैनेज कर पाते हो देन डेफिनेटली आप प्रैक्टिसिंग फॉर्म ज्वाइन कर सकते हो। कंपनी में थोड़ा रिलैक्स लाइफ रहता है कंपेयर, मतलब अगर जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होते हैं आप, आपका प्रोफेशनल का एग्जाम रहेगा, उस सिचुएशन में कंपनी आपको लीव वीव में थोड़ा कम समय लगा करती है इन कंपेयर टू प्रैक्टिसिंग यूनिट, राइट। प्रैक्टिसिंग यूनिट में आपको बहुत छुट्टी थोड़ा कम मिलेगा, ये सब प्रेशर रहेगा। नाउ अगर मैं प्रैक्टिसिंग यूनिट ज्वाइन करता हूँ तो मेरे को क्या क्या चीज सीखना चाहिए। देखो, किसी भी फॉर्म में तुम ज्वाइन किया, फिर किसी भी कंपनी में ज्वाइन की, वो ब्लाइंडली पहला दिन बुलाया, बैठो ये काम करके दो, वो काम करके दो, तुम काम कर रहे हो, 6 महीने से कर रहे हो, साल भर कर रहे हो, ऐसा बहुत लोग हैं जो कंप्लीट ट्रेनिंग कर चुके हैं, जॉब कर चुके हैं, उसके बाद भी उनको नहीं पता है कि और क्या क्या होता है, ये काम कैसे करना है, वो फाइलिंग कैसे होती है, नहीं पता है लोगों को। वो बहुत डेडिकेटेड से उस काम फॉर्म में काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से कर रहे हैं, बट फिर भी उतना आउटकम नहीं निकलता है उनसे। उनको जब जॉब के लिए टाइम आता है तो उनको लगता है कि यार ये सब तो मेरे को आता नहीं है, यार ये वाला काम तो मेरे को आता नहीं है, वो भी काम नहीं आता है, फिर क्या किया तुमने 2 साल जॉब। अगर आप ट्रेनिंग में जा रहे हो तो वहां पे भी आप पहले से अपना सैलरी खुद से, मतलब प्लान कर सकते हो कि मेरे को इस बीच में सैलरी मिलनी चाहिए, स्टाइपेंड मिलना चाहिए, और आपको मिलेगा भी, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिसिंग यूनिट या कंपनी जो भी चूज कर रहे हो, क्वेश्चन अपने दिमाग में रखो कि मेरे को क्या क्या सीखना है, आरओसी फाइलिंग में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मेरे को सीखना है। एक लिस्ट बना लो पहले, जब ट्रेनिंग करने जाओ पहले लिस्ट बना कर रख लो कि मेरे को ये चीज सीखना है। अगर लिस्टिंग फॉर्म में लिस्टिंग एंटिटी का काम होता है तो उसमें मेरे को आरबीआई की जितनी फाइलिंग है वो सीखनी है, फाइलिंग सीखनी है मेरे को। नेक्स्ट उसके ड्राफ्ट सीखने हैं। आरओसी अगर मैं बोल रहा हूँ तो आरओसी की फॉर्म्स कैसे फिलअप करने हैं, और उसको डिवाइड कर दो। क्या मैंने ड्यू डिलिजेंस किया है, क्या मेरे को, अगर सेक्रेटरी ऑडिट है तो क्या सेक्रेटरी ऑडिट का काम मिला है, सेक्रेटरी ऑडिट में भी क्या काम करवाए गए, अपने आप से पूछो कि मेरे को सिर्फ ड्राफ्ट बनवा रहे हैं या डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने बोल रहे हैं या क्वेश्चन भेजने बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यू हैव टू फाइंड इट आउट योरसेल्फ। इसके अलावा अगर बाईबैक का काम आप कर रहे हो क्या, आप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का कुछ कर रहे हो क्या, मतलब आपको खुद पता चलेगा कि यार मैंने बड़े बड़े 5-6 काम मैनेज किए हैं कंपनी में। एनुअल फाइलिंग हर कंपनी कराती है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज लगभग सब जगह पे होता है, तो बेसिक जो चीजें ना वो हर फॉर्म में मिलेगा आपको। इन एडिशन कोई एक या दो बड़ा प्रोजेक्ट अगर आपको उस फॉर्म में मिल रहा है या कंपनी में मिल रहा है तो आपका ट्रेडिंग काफी सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे हिसाब से, अगर आप कंपनी या फिर ट्रेनिंग जो भी चूज कर रहे हैं। अब चूज कहाँ करना है वो आप देख लो। ऑप्शन अगर आपको देखना है कि कहाँ कहाँ ऑप्शन मिल सकता है ट्रेनिंग या इसका, इंस्टीट्यूट का वेबसाइट अवेलेबल है, बहुत सारे ग्रुप में है। आई थिंक विकास से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी जगह पे भी रेफर कर देता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन बहुत सारे मिलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज भैया स्टाइफन कितना डिमांड कर सकते हैं, अगर हम किसी भी जगह पे जा रहे हैं तो मेरे को स्टाइफन कितना डिमांड करना चाहिए, ठीक है। पहली बात कि जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी भी फॉर्म में जाते हो या कंपनी में जाते हो इंटरव्यू के लिए, आप सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ के जाते हो, ठीक है, कि ये फाइलिंग होती है, ये वो होती है। थोड़ा रिसर्च कर लो, ठीक है, बेसिक चीज सीख लो। लाइक मेल का एक्टिविटी, मेल कैसे करना होता है सीख लो एक बार को। अ, देख के आसान लगता है कि बस मेल में टाइप तो करना है, थोड़ा शेड्यूल बढ़िया से लिखना लिखना पड़ता है आपको जब भी ज्वाइन करते हो, ठीक है। इसके अलावा आप बेसिक फाइलिंग सीख लो,
आपको यूट्यूब पे या फिर बहुत जगह पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वो सब आप सीख लो एक बार को कि आपको क्या क्या चीज आता है, क्योंकि जब भी आप ट्रेनिंग में जाओगे ना, यू कैन सी क्या बोलते हैं, इंटरव्यू में जाओगे, आप बोल सकते हो कि मेरे को ये चीज आता है। उस सिचुएशन में आप अपना वैल्यू बढ़ाओगे, वहां आप नेगोशिएट कर पाओगे कि मेरे को ये सारे बेसिक काम आते हैं, आप मैं फर्स्ट डे से कर पाऊंगा, मेरे को बेसिक चीज सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ एग्जाम के सामने नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि एग्जाम के टाइम पे रिवीजन कैसे करेंगे अगर हम जॉब करते हैं तो। देखो, ये सबके साथ होता है, जो भी एक बार जॉब ज्वाइन कर लेता है वो पीछे नहीं हट पाता है, अब उसको जॉब करना ही पड़ेगा, राइट। उस सिचुएशन में हाँ, आप एक टाइम का गैप ले सकते हो, बट फिर आप कंटिन्यू रहते हो। तो इस सिचुएशन में मेरे को जॉब के साथ अपना पढ़ाई जॉब दोनों मैनेज कैसे करूँ। आप अपना कंफर्ट देखो पहले कि मैं कब कंफर्टेबल हूँ, जब मेरे दिमाग में डेटा आता है। सुबह पढ़ सकते हो, रात को पढ़ सकते हो, जब भी, ठीक है। अपने हिसाब से प्लान करो। एग्जाम जब भी आए, एग्जाम से पहले मतलब सफिशिएंट लीव लो, ठीक है। सफिशिएंट लीव लेने का मतलब है कि आपको इतना लगे कि हाँ, इतने टाइम में तो मेरा रिवीजन हो ही जाएगा, या इतने टाइम में मैं पढ़ लूंगा। देखो, पढ़ना एक चीज होता है, याद रखना एक चीज होता है। अगर आप पढ़ रहे हो ना बैठ के 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा पढ़ लो, लेकिन अगर वो दिमाग में नहीं रहता है तो वो कोई मतलब नहीं है। मेरा पढ़ने और याद रखने का मतलब ये है कि कोई भी एक टॉपिक देखो, सिर्फ क्वेश्चन, उसको बंद करो और आप सोचो क्या उसके बारे में तुम 5 मिनट बोल या फिर 2 ढाई मिनट बोल पाओगे। अगर आप बोल सकते हो बिना देखे भी 1 मिनट भी अगर आप बोल पा रहे हो तो एग्जाम में आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर दो, राइट। अगर आप बोल ही नहीं पा रहे हो, मतलब आप वो टॉपिक देख रहे हो, ये टॉपिक के बारे में मेरे को पता है, अगर हाथ हटाते ही मैं पढ़ सकता हूँ, देखते मेरे को याद रहेगा, लेकिन हाथ ढकते ही फिर मैं ब्लैंक हो जा रहा हूँ कि अब क्या लिखूं। ये जो 1 सेकंड का गैप आता है ना दिमाग में, अब क्या लिखूं, ये एग्जाम में आपका 2-5 नंबर पीछे करता है। रीजन, एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं, इसका क्वेश्चन मेरे को पता है, आंसर मेरे को पता है, स्टार्ट कहाँ से करें, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि सर स्टार्ट कहाँ से करें, यार ये एकदम मेरे को प्रॉपर पता है। मतलब स्टार्टिंग अगर अच्छी हो जाए तो एंड तो मैं परफेक्ट कर दूंगा, लेकिन सर स्टार्टिंग ही नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम होता है याद रखने का। एग्जाम में जब भी याद करने बैठो, आई ऑलवेज सजेस्ट कि भैया जब भी पढ़ने बैठो, क्वेश्चन देखो, उसका स्टार्टिंग का पंच लाइन अपने दिमाग में फिट करके रखो कि स्टार्टिंग तो मेरे को ये वाले लाइन से करनी है, अगर ये क्वेश्चन आता है या इससे रिलेटेड कुछ भी आता है, मेरे को यहाँ से स्टार्टिंग करनी है। आपको पूरा सिलेबस पता है, आप पूरा लिख सकते हो एग्जाम में, मेरे को पूरा पता है, लेकिन जो स्टार्टिंग का है ना, जैसे कोई भी वीडियो इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे आता है, आप देखते हो स्टार्टिंग को बोलते हैं हुक। अगर स्टार्टिंग का 2 मिनट या फिर 10 सेकंड या 5 सेकंड अगर आपको कुछ चौंकाने वाला चीज मिल जाता है कि, तो आप ना उस वीडियो को रुकते हो, रिटेंशन उसको बोलते हैं, वीडियो को रिटेन करना, मतलब व्यूवर्स को रिटेन करना। अब वो व्यूवर्स रिटेन होगा नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए। तो वो एग्जाम में भी सेम चीज होता है। एग्जाम का जो स्टार्टिंग का फर्स्ट 2 लाइन ना, 2-3 लाइन, वो हुक है, वो आपकी इमेज को बिल्ड कर देता है, उसके बाद एग्जाम में रुकेगा कि पढ़ना क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो पढ़ना अलग चीज होता है, आपको उसको समझना अलग चीज होता है, उसको याद रखना अलग चीज होता है, ठीक है। ये एकदम अपने आप खुद से समझो, आप फील कर पाओगे, ठीक है। ये मेजोरिटी के साथ आई थिंक होता होगा। अब एग्जाम में जब आप पढ़ चुके हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप वो बुक तैयार करते हुए चलो, ठीक है। चैप्टर वन, एक चैप्टर के अंदर मैक्स टू मैक्स 20-25-30 क्वेश्चन से ज्यादा फ्रेम नहीं हो पाते, ठीक है। अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन का हुक अपने अपने आप में रेडी करो। अंदर का पॉइंट आपको पता है, कंक्लूजन आप लिख लोगे, स्टार्टिंग का हुक अपने दिमाग में बैठाते रहो। कोई भी चैप्टर है ना, उसका देखना दो हिस्सा बनता है, कोई भी बुक बोलो, चैप्टर बोलो। एक हिस्सा बनता है जो आप 100% रट्टा मार सकते हो कि इसको तो बस रट लूंगा, इसको बस याद कर लेना है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। एक होता है टेक्निकल पोर्शन। तो जो रट्टा मारने वाला पोर्शन है ना, उसको अच्छे से रट लो, उसको रट लो, लिख लो, जो करना है कर सकते हो कर लो। जो समझने वाला पोर्शन बचता है, ठीक है, जिसको आप समझ सकते हो कि यार ये तो समझ के लिखना है, ठीक है, उसको मार्क करते हुए चलो। एग्जाम टाइम में वो वाला चीज रिवाइज करना आपको कि ये वाला तो मेरे को रिवीजन वाला चीज था, ये तो बस मेरे को देख लेना था, काम हो जाता मेरा, ठीक है। तो एग्जाम के टाइम में जब आप रिवीजन करने बैठते हो, अपने जॉब के साथ साथ क्या चीज बता रहा हूँ, जॉब के साथ साथ या ट्रेनिंग के साथ साथ आप जब करने बैठ रहे हो, तो उस वक्त आपको लगेगा ये मेरे को रट्टा मारना था, ये मैंने रट्टा मारा हुआ है, एक बार पढ़ूंगा खत्म। जो मेरे को समझने वाला चीज था, उसके ऊपर अब आप एग्जाम के दिन ज्यादा फोकस दे पाओगे, राइट। जैसे कोई लिमिट्स है, 300 करोड़ है या 100 करोड़ है, उसके ऊपर उस रात को जब हैमर मारोगे ना, अगले दिन याद रहेगा कि वो 100 करोड़ था, 300 करोड़ था। लेकिन जो रट्टा मारने वाला पोर्शन था बुक का, उसको वो दिमाग में फिट है, उसका स्टार्टिंग आपको हुक याद है, बीच के पॉइंट्स याद है, अब आप लिख सकते हो और आपको अच्छा नंबर मिलेगा। कभी कभी ये भी होता है एग्जाम में, जैसे आप पढ़ रहे हो, ये मेरा टॉपिक नहीं है बट मैं एक बार बोल देता हूँ। कभी कभी ये भी होता है, अपने लिखते हैं एग्जाम में,
और अपने देखते हैं यार 100 मार्क का एग्जाम का क्वेश्चन है, मेरे को 80 नंबर तक मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा। अब तुम यहाँ पे क्या करते हो ना, फोर्स करते हो अपने को, मेरे को 100 तक जाना है, राइट। सच सच आप अपना खुद से अपना पेपर निकालना, डाउनलोड करना इंस्टीट्यूट से, आप खुद देखो उसमें जो स्टार्टिंग के 60 मार्क्स लिखे ना आपने, आपको सिर्फ उसी में मार्क्स मिले। नेक्स्ट जो लास्ट के 40 मार्क्स है ना, उसमें मतलब हार्डली 20-25% नंबर मिले होंगे बस, मैक्स टू मैक्स। स्टार्टिंग के जो 60 लिखे ना आपने, उस 60 में आपको 30-35 आए हुए, मे बी 40 आ गए होंगे। लेक्स जो 25 मार्क्स के आपने लिखे, उसमें शायद आपको 10 मिला हो या 5-7 मिला हो। तो एग्जाम में कभी ये पैनिक नहीं करना है कि आप 100 मार्क्स का लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम पेपर ऐसा सेट किया जाता है कि 75% आपको आता होगा, नेक्स्ट 10% से 15% ऐसा होगा जो आपका टेक्निकल पोर्शन है, जो अगर आप थोड़ा सा और एक्सपर्टीज उसमें है तो आप लिख पाओगे। नेक्स्ट का जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, वो जानबूझ के ऐसा दिया जाता है कि तुम मत ही लिख पाओ, वो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट कराने के लिए। तो अगर आपको नहीं आता है, काम रहिए, आप अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए। लास्ट का वो जो 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल के रखो अपने पास स्पेयर, वो 15 मिनट में जितना लिख सकते हो उसके बारे में लिख दो, क्योंकि वैसे भी उसमें 1 या 2 नंबर ही मिलने वाले हैं, राइट। लेकिन उस 1-2 नंबर की फर्क नहीं पड़ता है, मेन जो आपका 75-80 मार्क्स का जो कॉन्क्रीट लिखोगे ना, उसमें आप आराम से 50 स्कोर कर पाओगे, ठीक है। सो ये मेरा टॉपिक नहीं था, बट मैंने इन एडिशन आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ स्टडी विद जॉब का मेरा जो पॉइंट चल रहा था, स्टडी। तो एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन करना है, पहले से स्ट्रेटेजी फॉर्म कर लो कि मेरे को ये वाला टॉपिक एग्जाम के दिन रट्टा मारना है, ये वाला प्रैक्टिकल टॉपिक है, समझ के जाना है। जो रट्टा मारने वाला टॉपिक है, ऑफिस जाते वक्त भी पढ़ लो, आते वक्त पढ़ो, जब टाइम मिले पढ़ लो। जो टेक्निकल पोर्शन है उसको हमेशा काम माइंड के साथ पढ़ो, क्योंकि वो जब दिमाग शांत रहेगा ना, तभी वो टेक्निकल पॉइंट घुसता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वो है। एग्जाम में लीव आराम से कम मेरे हिसाब से भैया 20-25 दिन का लीव मिलना चाहिए आपको, 20 दिन तो मिनिमम लीव आपको लेना ही चाहिए एग्जाम डेज के अलावा। अगर नहीं मिलता है तो अपने फॉर्म में बोल दो मेरे को डेंगू हो गया है, मेरे को जॉन्डिस हो गया, जो बोलना है बोलो, ठीक है। छुट्टी लो, नकली पेपर सबमिट करो, लेकिन छुट्टी लो। आप अगर 20 दिन का वो छुट्टी नहीं लेते हो, आपका मेन मोटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है, ना कि अपने एम्प्लॉयर के लिए बैठ के सारा दिन काम करना है। आप उसका अगर एग्जाम, मैं भी खुद ही प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हूँ, मेरे फॉर्म में भी लोग काम कर रहे हैं, बट स्टिल मैं ये बोल रहा हूँ, मैं छुट्टी दे देता वैसे। आपका देखो फॉर्म में, मेरे फॉर्म में अगर कोई एग्जाम के दिन भी आके काम करता है तो मेरे को अच्छा लगेगा कि यार ये बंदा काम किया, बट इससे क्या फर्क, उसका क्या हो गया, उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है। वो अपने बारे में सोच रहा है तो वो छुट्टी लेगा, पढ़ेगा, क्वालिफाई करेगा। अगर वो ये सोच रहा है कि यार मैं क्या सोचूंगा, तो उस मेरे सोचने ना सोचने से उसका बेनिफिट नहीं हो रहा है, उसको पहले अपने बेनिफिट का सोचना है। तो सेम चीज आप अपने बेनिफिट के बारे में सोचो कि आपको वो सारे कॉन्क्रीट पॉइंट्स मिल रहा है कि नहीं। वो जो ट्रेनिंग का असली चीज है, लाइक कुछ बहुत सारे लिस्टेड कंपनी में आप जाओगे ना, आपको बोलेंगे एमबीपी 1 बनाओ, डीआई रेट बनाओ, आपको बोल दिया एमबीपी 1 डीआई रेट मिनट बनाओ, आप 1 साल मिनट बनाने में निकाल दिए, भाई वर्ड फाइल में काम करके क्या तीर मार लिया आप। असली मजा आता है प्लानिंग में, असली मजा है आपका एग्जीक्यूशन में, वो चीज कैसे प्लान हो रहा है। अगर बाईबैक हो रहा है तो क्यों हो रहा है वो समझो, उसके पीछे का रीजन क्या है, मैनेजमेंट क्यों डिसाइड किया है बाईबैक करने का, कितना परसेंटेज कर रहा है वो समझो। फॉर्म भरना कोई बड़ी बात नहीं है, आप वो एक 12 क्लास के बच्चे को बैठा दूंगा फॉर्म भर देगा, बट भाई वो भर क्यों रहा है, वो कर क्यों रहा है, वो समझना आपको जरूरी है। अगर वो आप समझ गए तो आप जॉब में आराम से अच्छा खासा सैलरी नेगोशिएट कर पाओगे, ट्रेनिंग में भी आपका ग्रोथ होगा। बट सर ब्लाइंडली फॉर्म भरोगे, ब्लाइंडली वर्ड फाइल बनाते रहोगे, नहीं ग्रोथ होगा सर, ठीक है। सो मेरे हिसाब से इतना क्वेश्चन का आंसर आई थिंक सफिशिएंट होना चाहिए। और कुछ अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो लाइक आपने प्रैक्टिकली मतलब कोर्स को बताया, मतलब कैसे एज अ प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। बट एज अ प्रैक्टिसिंग गवर्नमेंट सेक्रेटरी, आप खुद ही एज अ प्रैक्टिसिंग गवर्नमेंट सेक्रेटरी है और आप प्रैक्टिकल बहुत सारा काम कीजिए। तो लाइक ये क्वेश्चन आपसे पूछना सही रहेगा, लाइक ये एफएम एक सब्जेक्ट है इन एग्जीक्यूटिव, मतलब पहले सीए, पहले उसमें सीएमए करके एक सब्जेक्ट था, बट इन बस इट इज सीएफएम एंड टैक्स लॉ। तो बच्चों को इसमें बहुत सबसे ज्यादा डाउट ये आता है कि लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कैसे टैकल आउट करें। Like CS is all about theory subject. So how to tackle the practical subject? Like मैंने अभी रिजल्ट देखा है रिसेंटली, तो बच्चे का किसी सीएफएम में उनका जब वो मार्क्स किया तो 7 मार्क्स 5 मार्क्स ऐसे करके है। तो दे आर क्वाइट कि अब मेरे को सीएस होगा नहीं, मेरे को छोड़ना चाहिए। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? देखो पहला बात तो ये कभी मत सोचना कि मैं सीएस छोड़ना है मेरे को, ठीक है।
अगर तुमको मन कर रहा है कि यार बहुत बेइज्जती हो रही है, मैं नहीं कर पा रहा, घर वाले रोज बोल रहे हैं कि नहीं हो पा रहा, फ्रेंड बोल रहे, रिलेटिव बोल रहे हैं, छोड़ने का ख्वाब तभी आता है जब सामने वाला पर्सन कोई मतलब सामने वाला कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव ये बोल रहा है इस बार भी नहीं निकला तुम्हारा सीएस, अगर कोई ऐसा बोलता है ना तभी तुम्हारे मन में आता है छोड़ने का। उनको बोल दो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, सच बोल रहा हूँ, उनको बोल दो मैंने छोड़ दिया, उनके मन में लूजर बन जाओ। जिस दिन तुम सीएस क्वालिफाई कर लोगे ना, उस दिन उनको पता चल जाएगा कि तुमने झूठ बोला था, किया, क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। तो पहले तो छोड़ने का ख्वाब हटाओ। अगर लोग चाहते हैं कि मतलब ज्यादा इमेज बन गया कि भाई सीएस कर रहा है, सीएस कर रहा है, तो सबको बता दो कि हाँ मैं नहीं कर रहा, अब छोड़ दिया हूँ। बट चुपचाप अपना साइलेंटली अपना जॉब करो। जॉब करने में से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो जॉब कर रहे हो भाई, राइट। दूसरा, आप अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू रख रहे हो, अपना जॉब कंटिन्यू रख रहे हो, आप साथ साथ पढ़ रहे हो, एग्जाम लीव ले रहे हो, क्या ले रहे हो मत बताओ किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को, किसी को मत बताओ। एग्जाम आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, किसी को नहीं पता चला, सिर्फ आपके घर में पता है और आपके घर वाले किसी को नहीं बताने वाले, ठीक है, वो एकदम बात को अंदर रखेंगे। नेक्स्ट इज कि मेरे को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना चाहिए। देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमारे सीएस में जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, उसका दो पार्ट आता है। एक उसमें भी थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है, उसमें भी प्रैक्टिकल पोर्शन होता है। थ्योरेटिकल पोर्शन की अगर आपका मेमोरी मतलब रट्टा मारने का स्किल बहुत स्ट्रांग है, आपको आप जानते हो अपने आप को, राइट, कि आप मैं ये पॉइंट रट सकता हूँ, मेरे को ये याद रहेगा, ये 7 पॉइंट 8 पॉइंट है, अरे 4 मार्क्स के लिए आप 7 से 8 पॉइंट लिख पाते हो, बस 8 मैक्स टू मैक्स 10 लाइन लिखते हो। तो ये 10 पॉइंट मैं लिख सकता हूँ एग्जाम में, अगर आपको ये है तो आप थ्योरेटिकल स्ट्रॉन्ग कर लो पहले, ठीक है। प्रैक्टिकल का कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, ये 100% नहीं, हर किसी के साथ होता है, कुछ ऐसे रहेंगे जो आपको लगेगा यार ये तो मैं लिख ही नहीं सकता, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो आपको आता है उसमें एक्सपर्टीज लाओ, कि ये क्वेश्चन अगर आ गया ना तो ये तो मैं नहीं छोड़ने वाला। एक टाइप का मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन आता है। एक अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं, सैलरी की बात करूं, तो सैलरी से रिलेटेड 10 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या मैक्स टू मैक्स 12-15 क्वेश्चन बनेंगे। वो 12-15 क्वेश्चन मेरे से नहीं छूट सकते। इसके अलावा अगर कुछ दे दे तो भाई मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। अगर कैपिटल गेन के क्वेश्चन है तो कैपिटल गेन में कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिफाई करो। उसमें मेरे को कितने टाइप के आते हैं जो मेरे को आसान लगते हैं, ये आते हैं। अब कौन कौन से बाकी रह गए, एक्चुअली में क्या होता है ना, हम लोग यही नहीं चेक कर पाते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, कौन कौन से क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते थे, अपने बस ब्लाइंडली सर ने पढ़ाया, आपने पढ़ा, अपने कॉपी में भर के बैठ जाते हैं। ये नहीं करना है, ये आपको ये देखना है कि भैया मेरे को अगर सर ने ये इतने सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं तो इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। अगर कैपिटल गेन बोलूं तो उसमें आपका एक नॉर्मल जो एग्जाम्पशन वाला पोर्शन आता है वहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, एक नॉर्मल सा कैपिटल गेन का क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, एक आपका बड़ा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं जिसमें सैलरी हो, कैपिटल गेन का भी कुछ इंपैक्ट डाला हो, राइट। तो अगर बड़ा क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है तो मेरे को कैपिटल गेन वाला पोर्शन समझ में आना चाहिए, समझ में। तो इसमें मेरे को मैंने इजी एग्जांपल करके 3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बनाए। अब अगर एग्जाम्पशन में बात करूं तो उसमें चार अलग अलग पांच अलग अलग एग्जाम्पशन है, राइट। तो आप क्या कर लो, प्रैक्टिकल टॉपिक, कोई भी टेक्स्ट का प्रैक्टिकल है, कोई भी टेक्स्ट का या आपका कोई भी चैप्टर का, लॉ रिलेटेड ही होता है, ठीक है। और हमेशा पॉइंटर बना लो, टैक्सेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। एक मास्टर शीट बनाओ, मेरे पास ना तो वो पुराना है, बहुत पुराना हो गया, वो बेकार हो गया। हर चैप्टर का ना, जैसे सैलरी अगर ना, तो सैलरी का एक मास्टर शीट होता था, सैलरी के अंदर सारा पॉइंट कवर्ड होता था उसमें, कि मतलब बहुत माइनर सा एक पेज में पूरा एक्ट कवर हो गया। अब क्या होगा, आपको ना कोई टेक्निकल पोर्शन कभी भूलोगे नहीं। और एग्जाम में क्या होता है पता है, आप देखते हो अरे ये वाला क्वेश्चन, इसमें कितना एग्जाम्पशन था यार, 200 मार्क्स था या 100 रुपया मार्क्स था, 500 मार्क्स था, 300 मार्क्स था, बस यही खत्म हो जाता है। तो वो बना लो, फोन में डालो, सेव कर लो, पीडीएफ बना के रख लो। जब मन करे एक बार आज सैलरी पढ़ना है, एक बार सैलरी देख लिया, या फिर उसका इजीएस्ट वे ये बना लो, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेल शीट में डेटा डाल दो, साइड वाला ब्लैंक करके रख लो, सिर्फ देखना है, याद आ जाएगा। अभी तो ये भी बेस्ट है, जैसे कुछ कुछ टॉपिक है जो सर नहीं पढ़ाते, आपकी कोचिंग में नहीं बताया गया होगा, भाई उसका उस पेज का पूरा फोटो खींचो, चैट जीपीटी पे डालो, बोलो 4 मार्क की जो शॉर्ट बना के दे दे मेरे को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल के, वो पूरा पॉइंटर बना के दे देगा आपको, बस रट्टा मार लेना है। इससे ज्यादा आसान क्या होगा, राइट। एआई का यूज कर लो ना अपनी पढ़ाई के लिए भी, राइट। नेक्स्ट और कुछ। सर आई होप ये मतलब वेरी हेल्पफुल रहा होगा, बट एक लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट एक लाइक मिथ है स्टूडेंट का, लाइक सीएस में मतलब लाइक 150, किसी को 150 आ जा रहा है, लाइक मैं इतना कर रहा हूँ मेरे को मार्क्स नहीं आ रहा है, किसी को 150 में वो पास हो जा रहा है। तो लाइक वो बोले कि लक इसमें काम आता है, तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे? देखो ये लक मैं मानता हूँ थोड़ा सा लक रहता है, बट सच बताऊं,
ये जो स्टार्टिंग का हुक है ना, ये बहुत मैटर करता है। अब कुछ चीजें ना विजिबल होती है, कुछ इनविजिबल होती है, ठीक है। उसने भी वही पढ़ा, मैंने भी वही पढ़ा, उसने भी सेम लिखा, मैंने भी सेम लिखा, बट उसका पता 2-4 मार्क्स की वजह से डिफरेंस हो गया। ये डिफरेंस पता है क्या जनरेट होता है? जो स्टार्टिंग का प्रेजेंटेशन है ना, कोई भी क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन है ना, थोड़ा सा मैटर कर जाता है। मतलब अब तुम खुद अपने आप को एज एग्जामिनर मान के चलो, तुमको मैंने 4 क्वेश्चन पेपर दिए, 4 के आंसर मैंने ही लिख के दिए, ठीक है, मैंने बताया नहीं, और अब तुमको वो चेक करने हैं, ठीक है। जब तुम चेक करने बैठोगे ना, तो पहला देखो कि यार क्या लिखा है। एज एग्जामिनर सोचो, ठीक है, नॉट एज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट छोड़ दो, अब एज एग्जामिनर सोचो, अपना ही आंसर को एज एग्जामिनर चेक करके देखो। स्टार्टिंग ये क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन तो ठीक ही ठाक लग रहा है, बीच का पॉइंट ठीक ही ठाक है, कंक्लूजन काफी अच्छा है, चलो 3 दे देता हूँ। नेक्स्ट, स्टार्टिंग स्टार्टिंग ही हो रहा है आपका इन मतलब कोई बहुत ही बेसिक सा लाइन के साथ स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है, एक्सेप्टेड। बीच का पॉइंट ठीक ठाक है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड का पॉइंट तो ये आपका स्टार्टिंग का 3-4 पेज ना आपका पूरा पेपर डिसाइड करता है। जब स्टार्टिंग के 4-5 पेज अगर आपके बहुत अच्छे दिख जाते हैं ना एग्जामिनर को कि यार बंदा लिखा है, एक्चुअली आपको जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो आप अच्छे से लिख देते हो कि यार एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए, वो एक पॉइंट है जो आपका बहुत मतलब मेजर प्लस पॉइंट देता है। इसके अलावा थोड़ा मोड़ा लक फैक्टर रहता है कि भाई एग्जामिनर का मूड खराब है तो वो खराब मार्क्स दे सकता है, एग्जामिनर का मूड अच्छा है तो थोड़ा अच्छा दे सकता है, हो सके वो थोड़ा और बढ़ा के नंबर दे दे, राइट। तो वो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, बट जो आपके हाथ में है वो है कि मेरे को हैमर कहाँ देना है, हुक, जो वर्ड है हुक, हुक कैसे लगाना है अपने एग्जाम के आंसर शीट में। स्टार्टिंग का पोर्शन ही इस तरीके से, स्टार्टिंग के 3-4 पेज ऐसे लिखूंगा कि वो इम्प्रेस कर दे। लास्ट वाले पे वो बंदा जो घटिया पे लिखा ना 1 नंबर देके जाएगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग का ही मेरे को मतलब जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट किया, और ये होता क्या है, क्यों है, ये होता है प्रेशर से। आपको क्वेश्चन पेपर मिला, आपने पढ़ा, ये नहीं आता, ये नहीं आता, दिमाग खराब हो गया। अब पेपर इस तरीके से सेट किया गया है कि स्टार्टिंग का 5 मार्क्स आपको आए ही ना, आपका तो 25 नंबर जा रहा है, आपका दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन आप खुद सोचो आपको 75 नंबर ही लिखना था। क्योंकि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपको 75-80 मैक्स टू मैक्स 85 का आएगा, लास्ट 10-15 नंबर नहीं आएगा। पेपर ही इस तरीके से सेट किया गया कि स्टार्टिंग का 3 क्वेश्चन आपके दिमाग का देखकर तुतड़ उड़ जाए, राइट। अगर पहला क्वेश्चन लगता है दिमाग खराब हो रहा है, सीधा पहुंचो थर्ड पे या फोर्थ पे, ये देखो वो आपको आसान दिखेगा, उठाओ लिखना स्टार्ट करो। एग्जाम में जो आपको 15 मिनट इन एडिशन मिलते हैं ना, उसका सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन है, आप जो आइदर और का ऑप्शन था, 2 करूं या 2A करूं, 4 करूं या 4A करूं, ऐसे करके कोई ऑप्शन रहता है, सबसे पहले उसको पढ़ो। 1 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर, 6 नंबर जो कंपलसरी है उसको पढ़ के क्या कर लोगे, पहले आइदर और पढ़ो कि ये अटेम्प्ट करना चाहिए, ये अटेम्प्ट करना चाहिए, वो डिसीजन मेकिंग क्या चीज है तुम्हारे लिए, राइट। वहां पे तुमको डिसीजन लेना है कि मेरे को दोनों में से कौन सा अटेम्प्ट करना है। अगर उसमें 15 मिनट लगा भी देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाकी को तो तुमको अटेम्प्ट करना ही है 100% आंख बंद करके। लेकिन जिसको, मेरे पास जिसके लिए अपॉर्चुनिटी थी कि अगर मैं वो ना लिखता और ये लिख देता तो शायद 2 नंबर एक्स्ट्रा पा जाता, पर ऐसा 2 नंबर 2 पेपर करे तो, 2 जगह करे तो 4 नंबर होता है, और आप फेल मैक्स टू मैक्स 3 या 4-5 नंबर से ही हो रहे हो, राइट। यस सर, अब आई थिंक बच्चों को समझ में आ गया होगा कि जितना लक मैटर करता है उससे ज्यादा एफर्ट्स मैटर करता है, राइट। राइट। यस सर। और बेसिकली लाइक बच्चों का ये है ना कि मतलब 150, मतलब बहुत बच्चों का ऐसा है कि लाइक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में वो पास है, 40 से अबव है, बट एग्रीगेट नहीं बन रहा है, तो दे आर लाइक यार मेरे से होगा नहीं। अब मतलब मैं सब मतलब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको चेंज कर लूँ, आईबी से अब मैं इनकम टैक्स ले लूँ, लेबर लॉ ले लूँ, तो उसमें क्या बोलिए कि इस टाइम में जब बच्चे एक और पेपर दिए अभी, और दे आर लाइक कि आई वांट टू स्विच द ऑप्शनल सब्जेक्ट बिकॉज उसमें मार्क्स नहीं आ रहा है, तो क्या दिस इज द राइट टाइम टू स्विच द पेपर? देखो, एक नाव पे बैठ के मैं आधा पार कर चुका हूँ, अभी मैं नया नाव लूंगा तो मेरे को फिर से पूरा आधा पार करना पड़ेगा। प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है कि अगर 4 पेपर है तो 4 में से चारों आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पेपर नहीं हो रहे। कोई 2 पेपर को स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि एक पेपर टफ आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, कोई एक पेपर है जो आपका नदी पार कराएगा। 4 पेपर है, 2 पेपर आपका अच्छा होगा, खराब कोई पेपर नहीं होना चाहिए। 4 पेपर है, 2 पेपर आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, बाकी 2 पेपर जो है ना वो सुपर अच्छा होना चाहिए कि भाई इस पेपर में मेरे को कोई काट नहीं सकता, इसमें मेरे को एग्जाम्पशन 100% आएगा। उस 2 पेपर में से आपका एक पेपर देखना, आपका एग्जाम में टफ क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, उसमें आपका एवरेज नंबर आएगा। ये जो लास्ट क्वेश्चन पेपर बचेगा ना, लास्ट पेपर, वो आपको 60-65 लेके पहुंच जाएगा। और वो 66, वो जब 4-5 नंबर एक्स्ट्रा खींच के लेके जा रहा है, वो आपको एग्जाम्पशन दिला देगा, वो आपका पूरा नैया पार करा देगा, ठीक है। अगर आपका 5 एक बार में सारा पेपर में एक्सपर्टीज नहीं हो सकता, पहले आप अपने से एनालाइज करो कि किस पेपर को सबसे ज्यादा आपका कंट्रोल है,
उसमें से उस पेपर को स्ट्रॉन्ग करो, नेक्स्ट पेपर को स्ट्रॉन्ग करो, 2 पेपर स्ट्रॉन्ग कर लिया, क्वालिफाई हो जाओगे। अगर पॉसिबल हो रहा है 3 पेपर स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया है सर। ठीक है। जैसा आई थिंक बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि उनको हुक कहाँ पे लगाना है, लाइक कहाँ पे उनको एफर्ट डालना है, कहाँ पे क्या करना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए ना कि बहुत बच्चे लाइक उनको पता नहीं होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे करें। बहुत सारे मोस्टली ऐसे बच्चे हैं जो कॉन्टेक्ट कर लेते हैं किसी प्रिंसिपल के पास और फिर वो फंस जाते हैं, लाइक उनको एग्जाम लीव दे देते हैं, बोलते हैं 2 दिन का लीव दो तुम पास कर जाओ उसमें। तो दिस इज वेरी इम्प्रैक्टिकल थिंग्स जो स्टूडेंट को बोला जाता है। बट दिस प्रैक्टिकल सेशन उन लोगों को अगर मिलेगा तो दे विल लाइक कि हाँ अगर हम ट्रेनिंग में जा रहे हैं उससे पहले हमको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है। लाइक कौन कौन से थिंग्स जो है वो हम लोग को पहले से माइंड में रखना चाहिए, पहले जा रहे हैं कि पहले उसके बारे में रिसर्च करें कि वो फॉर्म कैसा है। लाइक इसके पहले जो मतलब जो प्रीवियस ट्रेनिंग थे उनका क्या रिस्पॉन्स है, उनका क्या फीडबैक है, प्रिंसिपल कैसे है, मार्केट में उनका रेपुटेशन कैसा है, वो बहुत मायने रखता है। तो राइट। yes, तो ये तो एक्चुअली सच में ये बहुत सही सवाल है। ठीक है, बहुत लोग का ये प्रॉब्लम आता होगा। देखो, हर आदमी अलग है और हर इंसान का अलग एक्सपेक्टेशन है, राइट। कुछ ऐसे स्टूडेंट है, कुछ ऐसे लोग हैं जो उस फॉर्म में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। शायद मैं उस फॉर्म के लिए नहीं बना होगा, तो क्या मैं खराब आदमी हूँ? नहीं। उस फॉर्म के लिए कुछ लोग बने हैं जो बहुत अच्छा काम करे। आप उनसे पूछोगे, वो बोलेंगे हमारे यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी ऑफ काम है, ये है वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा चीज आप सुन सकते हो। और जरूरी नहीं कि किसी का बहुत बड़ा रेपुटेशन है तो वहां पे बहुत ज्यादा काम मिलेगा। इवन बहुत बड़ा रेपुटेशन है ना, तो वहां पे आप कुछ मुंह खोल के बोल भी नहीं पाओगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कि सर के सामने तो भैया एकदम गाय की तरह से मुंडी नीचे करके रखना है, एक शब्द बोलोगे तो वो गाली दे देंगे या फिर भगा देंगे, पैसा नहीं देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा भी होता है। ठीक है। तो आप जहां पे भी चूज करना चाहते हो आप चूज कर लो। पहले ये देखो कि आपके जो आपका वाइब मैच कर रहा है। वाइब इन द सेंस, किसी भी फॉर्म में जा रहे हो तो वहां पे बाकी लोग का रिएक्शन कैसा है आपको लेके। ठीक है, फ्रेंडली है कि नहीं है, क्योंकि आपको घर से ज्यादा फॉर्म में लाइफ मतलब ऑफिस में गुजारना है लाइफ। ठीक है, तो वो आपका प्राइमरी हाउस हो गया। क्योंकि दिन का मेजर प्रोडक्टिव आवर आप ऑफिस में दे रहे हो, तो आपके लिए ये सबसे जरूरी है कि आइडेंटिफाई करो बाकियों के साथ मेरा बिहेवियर मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट आपको फॉर्म या फिर कंपनी आपको कंफर्टेबल कर रहा है कि नहीं वहां पे, पहला क्वेश्चन। अगर आप वहां पे कंफर्टेबल हो, ठीक है, वहां का वर्क कल्चर को लेकर, लीव को लेकर, बाकी लोगों को लीव कितना मिलता है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई के साथ देख रहे हो लीव प्राइमरी मोटिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट, लीव अगर आप लेते हो तो ट्रेनिंग मतलब जो आपका फॉर्म है वो किस तरीके से ट्रीट करता है। क्या छुट्टी के बाद भी फोर्स कर करके फोन कर रहा है, परेशान कर, बाकी लोग को परेशान कर रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाकी लोग का लाइफ देख के दया आ रही है तो भैया छोड़ दो। 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी गए हो, साफ साफ प्रॉपर उनको जाके बोलो। ऐसा नहीं कि 2 दिन गए फिर आए ही मत। आप प्रॉपर मेल कर दो कि सर, फॉर्म में बहुत सारा वैरायटी ऑफ वर्क है, बट ये फॉर्म का जो वर्क कल्चर है मेरे लिए सूटेड नहीं है। आई थिंक आई अंडरस्टैंड ये फॉर्म बहुत बढ़िया है, बहुत लोग के लिए परफेक्ट है, बट मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आप क्लियर कट बता दो कि मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हम नहीं कर पाएंगे कंटिन्यू। और ये चीज कोई भी कंपनी या कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट करता है। ठीक है, स्टार्टिंग के दिन कोई भी आपसे एग्रीमेंट साइन नहीं करवा रहा है। आप ज्वाइन करते हो 1 2 दिन 3 दिन आपके पास टाइम रहता है, आप फॉर्म का टाइम देखते हो कि छुट्टी अगर 6 बजे है आपको, बाकी लोग 9 बजे निकल रहे हैं रात को, राइट, तो आने वाले टाइम में भी आप वहीं पहुंचोगे। राइट, तो ये आप पहले से आइडेंटिफाई करो। सर आई थिंक बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा कि प्रैक्टिकल में अगर जा रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर एंटर कर रहे हैं तो लाइक उस केस में हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशंस जो है वो लेना चाहिए। बिकॉज अभी एग्जीक्यूटिव सब लोग आते हैं वो लोग अभी छोटे छोटे नादान रहते हैं, उनको पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रैक्टिकल जो थिंग्स है वो बहुत कम लोग बताते हैं, तो ये ऑनेस्ट बहुत कम लोग हैं जो बताते हैं कि प्रैक्टिकल में आगे जाने से क्या होता है। मतलब अगर आगे आप इंटर कर एग्जीक्यूटिव लेकर के, तो अगर आप जा रहे हैं आर्टिकलशिप के लिए तो कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस है जो आपको लेना चाहिए। बिकॉज लोग हैं कि पहले चले जाते हैं फिर बाद में बोलते हैं नहीं हम तो यहाँ आके फंस चुके हैं, ठीक है, अच्छे से फंस चुके हैं। तो ये चीजें जो है बच्चों को थोड़ा सा मतलब माइंड में रखना पड़ता है। तो आई थिंक मतलब आपका जो प्रैक्टिकल वाला सेशन था बच्चों को ये काफी अच्छा लगा होगा। आई थिंक ये बहुत वैल्यू एडिशन भी क्या होगा उनके पूरे पूरे सेशन में, पूरे लाइफ में। बिकॉज बच्चे जो है ना कि मेन उनका जो 21 मंथ का जो आर्टिकल पीरियड होता है वो बहुत मायने रखता है इन सी एस करिकुलम, और यहीं से वो नॉलेज होके आगे जाते हैं। लाइक जो 21 मंथ का जो आर्टिकल पीरियड है, जितना वो उसमें सीखेंगे उतना क्वालिफाइड बनने के बाद उतना ही वो उभरेंगे। तो ये चीज है। राइट। तो सबसे पहले सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, लाइक एज अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल
संडे को भी आई नो कि संडे को भी प्रैक्टिस प्रोफेशनल को काम करना होता है, बट संडे को भी आप टाइम निकाल के, मतलब रात में ही सही, बट आपने टाइम निकाल के बच्चों को दिया, इसके लिए सर वेरी थैंकफुल, बिकॉज इट्स रियली वेरी मैटर फॉर स्टूडेंट आल्सो एंड फॉर अस आल्सो। तो सर थैंक यू आप कुछ वेरी बोलना मच। चाहेंगे कंक्लूडिंग में स्टूडेंट को कि मतलब क्या उनको कैसे करना चाहिए, लाइक कुछ एज अ कंक्लूजन नोट देना चाहेंगे आप स्टूडेंट को? कंक्लूजन में यही बोलूंगा कि भाई आपका लाइफ है, ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको मैनेज करो। आप जॉब पे जाते हो, किसी पीसीएस के पास जाते हो, किसी भी कंपनी के पास जाते हो, अपने लाइफ का कंट्रोल हैंड ओवर मत करो। कोई भी मैनेजर है, कोई भी है, अगर वो आपके हिसाब से, हाँ ऑब्वियसली आप अपना सिस्टम चेंज मत करो, ठीक है, मतलब किसी को डिफेम मत करो, किसी को कुछ गलत मत करो, बट आप अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल उसके हैंड ओवर मत कर दो कि उसने बोला कि सुबह 9 बजे पहुंचना होगा तो 9 बजे ही पहुंचना होगा, ऐसा नहीं होता। 9 बजे पहुंचना है तो 10-15 मिनट लेट होता है, अगर पहुंच लेट भी पहुंच रहे हो, गाली देना स्टार्ट कर दे रहा है, तो भैया हाथ जोड़ो छोड़ो। इंडिया में 28-29 हजार फर्म है, 3-4 लाख कंपनियां हैं, ठीक है, कहीं भी जॉब मिल जाएगा, एनओसी लो निकल सकते हो, ठीक है। तो कंट्रोल आप अपने पास हमेशा रखो अपना। और एक लास्ट क्वेश्चन, सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों का, लाइक ईडीपी के लिए कैसे, मतलब उसको स्टार्ट करें, लाइक ईडीपी कैसे करें, लाइक उनका क्लियर हो चुका है एग्जीक्यूटिव, अब ईडीपी कैसे करें, आप उसमें कुछ प्रैक्टिकल मतलब कुछ बता सकेंगे इसलिए तो? ईडीपी आपके आईसीएसआई की वेबसाइट पे ईडीपी का ऑप्शन रहता है, ठीक है, वहां पे आप लॉग इन करोगे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब ईडीपी इनरोल करने के लिए। हर चैप्टर में ईडीपी का ऑप्शन रहता है कि चैप्टर टाइम टू टाइम करवाते हैं। जब आप इनरोल करते हो ना, तो स्टार्ट ईडीपी में सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पे ना अभी बेस्ट पार्टिसिपेंट भी मिलता है, ठीक है। ईडीपी जब भी ज्वाइन करो, हमेशा एक्टिव रहो। एक लोग होते हैं ना, दो तीन टाइप के आपको लोग मिलेंगे, एक मिलेंगे साइड में छुपे हुए कि अरे मेरे से मत पूछो, ठीक है, क्या फर्क पड़ जाता है। आप ये समझो, उसके पीछे का लॉजिक समझो, अगर आप वहां छुप रहे हो ना, अगर पीछे की छुप के रहो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। आप कंपनी में भी छुपना चाहोगे, आप किसी फॉर्म में जाओगे वहां भी छुपना चाहोगे। तो ट्राई करो कि जब तक, हाँ, ज्यादा एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, अगर आपसे कोई कुछ पूछ रहा है आराम से बोलो, कुछ भी ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसको यूज करो। जितना हो सके इंटरेक्ट करो, वहां फ्रेंड बनाओ, वहां जितने आपके फ्रेंड बनेंगे ना, वो आपको लाइफ लॉन्ग यूज में आएंगे, वो आपको हर जगह पे, वो आपको ट्रेनिंग में काम आएंगे, वो आपको प्रोफेशनल जब आप सीएडीपी वगैरह में जाओगे वहां पे कोई ना कोई जान पहचान के मिल सकते हैं आपको, बहुत दूर तक वो काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो एडीपी वालों से दूर नहीं रहना है, वो आपके दोस्त हैं, अब भले अननोन है बट वो आपके दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, ठीक है। और आई थिंक ये डाउट भी क्लियर हो चुका है, बट जिनका पर्सनल डाउट है मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा उन बच्चों को, लाइक जो भी आपका डाउट है, बिकॉज ये सेशन काफी छोटा था हमारा, और जो भी आपका पर्सनल डाउट है वो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसको भी हम लोग इंडिविजुअली कैटर आउट करेंगे, जो भी फैकल्टी से आपको पूछना है उनसे भी हम लोग कैटर आउट करेंगे, और जितने भी डाउट है वो हम लोग ट्राई करेंगे मैक्सिमम डाउट जो है वो रिजॉल्व कर दे। सर थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग टुडे, एंड आई होप ये सेशन बहुत बच्चों को हेल्पफुल रहा होगा।